जरा सोचिए कि आपने जापान में कई साल मेहनत की, अच्छी नौकरी की, टैक्स भरा, जापानी भाषा भी सीख ली और आप अब आपको लग रहा है कि पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी अब आपको मिल ही जाएगी। लेकिन तभी सरकार नए नियमों का ऐलान कर देती है और अब सिर्फ लंबे समय तक जापान में रहना काफी नहीं होगा। आपकी इनकम कितनी है, आपने पेंशन भरा है या नहीं और आप आर्थिक रूप से कितने स्थिर हैं, इन सब की भी जांच होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब जापान में पीआर पाना पहले से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और इसका क्या असर वहां पर काम कर रहे इंडियंस पर भी पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बड़े बदलाव को आसान भाषा में समझेंगे। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। जापान सरकार विदेशी नागरिकों के लिए पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी के नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो नए नियम अक्टूबर 2026 से लागू किए जाएंगे। अब पीआर के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए मिनिमम इनकम, पेंशन कंट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे मानकों को पहले से ज्यादा क्लियर देखा और काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया जाएगा। इसका मतलब साफ और सुनिश्चित है कि पीआर उन्हीं लोगों को मिले जो लंबे समय तक जापान में आर्थिक रूप से स्थिर रह सकें और वहां पर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में नियमित योगदान दे रहे हों। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि अब विदेशी लोगों को पीआर जो है जापान में नहीं मिलेगा या फिर जापान उन्हें पीआर देना बंद कर देगा? तो इसका जवाब साफ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है वो पीआर खत्म नहीं कर रही बल्कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और भी ज्यादा क्लियर बना रही है। यानी अब सिर्फ जापान में कई साल रहने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी दिखाना होगा कि आपकी आय कितनी स्थिर है और आप पेंशन और अन्य जरूरी योगदान समय समय पर कर रहे हैं और कितना किया है, और आप लंबे समय तक जापान में जिम्मेदारी के साथ रह सकते हैं या फिर नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जापान ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जापान में विदेशी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जापान को अपनी घटती आबादी और श्रमिकों की कमी पूरी करने के लिए विदेशी कर्मचारियों की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो लोग परमानेंट रेसिडेंसी लें वे देश के सोशल वेलफेयर सिस्टम पर अतिरिक्त बोझ ना बने। इसी वजह से सरकार पीआर प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदारी से बनाना चाहती है। तो अब आज का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या इसका असर इंडियंस पर भी पड़ेगा, तो जवाब है हाँ। अगर आप जापान में पीआर लेने की योजना बना रहे हैं तो आपके ऊपर इसका असर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया से हजारों स्टूडेंट्स, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, रिसर्चर और अपने स्किल वर्कर जापान में काम कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में पीआर लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अब आपको सिर्फ नौकरी करना काफ़ी नहीं होगा आपके लिए, आपके इनकम लेवल, टैक्स रिकॉर्ड, पेंशन पेमेंट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी पहले से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब हम इसे एक इजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कार्तिक पिछले 8 साल से जापान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी नौकरी स्थिर है, वो नियमित टैक्स और पेंशन भरता है और उसकी आय भी तय है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए पीआर की संभावना मजबूत रह सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कई बार नौकरी बदल चुका है, उसकी इनकम लगातार स्थिर रह रही है, उसने पेंशन कंट्रीब्यूशन नियमित रूप से नहीं किया है, तो उन नियमों के तहत उसकी पीआर एप्लीकेशन की जांच पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्ती से होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब इंडियंस के लिए जापान में भविष्य में जो है पीआर का जो ऑप्शन है वो खत्म हो चुका है। उल्टा जापान को आज भी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है और आने वाले समय में विदेशी प्रोफेशनल्स वहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब गवर्नमेंट क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर जोर दे रही है। यानी जो लोग नियमों का पालन करेंगे, टैक्स और पेंशन समय समय पर भरेंगे और आर्थिक रूप से स्थिर होंगे, उनके लिए पीआर का रास्ता अभी भी खुला रहेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।